गुड आफ्टरनून सबको। वेलकम टू माय चैनल सत्यम साइंस जोन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, क्या है हेडिंग हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्राइलेमुलर अपीयरेंस है। मैं आपको समझाऊंगी कि उसको ट्राइलेमुलर अपीयरेंस कहते हैं। इसका विड्थ जो है ये आप नोट डाउन कर लें, 80 एमस्ट्रॉन्ग का ये इसका विड्थ होता है। जैसे कि ट्राइलेमुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि सबसे पहला वाला जो लेयर होता है वो लिपिड का होता है, लिपिड बाई लेयर होता है, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एम्बेडेड होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यहाँ पे दो तरह का प्रोटीन्स होता है। एक प्रोटीन वो जो कि चैनल की तरह काम करता है, जिसका ज़्यादातर पार्ट आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन रहता है, मतलब एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा प्रोटीन जो होता है वो होता है रिसेप्टर की तरह। रिसेप्टर्स जो कि जिसका ज़्यादा पार्ट बाहर रहेगा और वो सेल सिग्नलिंग में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन है चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली देखा जाए तो इससे पहले बहुत सारा मॉडल्स आया था। रॉबर्टसन मॉडल आया था, सैंडविच मॉडल आया था, लेमिली मॉडल आया था। उसमें क्या था, क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट यहाँ पे प्लाज्मा में इतना ज़्यादा होता है कि उन लोगों को लगा था कि पहले प्रोटीन का लेयर है, फिर लिपिड का लेयर है और उसके बाद फिर से एक प्रोटीन का लेयर है। लेकिन ये बात आगे चल के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के द्वारा उस सबको गलत ठहराया गया और 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा बताया गया कि ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लिपिड का बना हुआ है। यहाँ पर ये दोनों जो है वो है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जो ये हेड होता है लिपिड का ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो रीजन होता है जो अंदर की तरफ होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर को बर्दाश्त नहीं करता है। और ये जो लेयर होता है ये अगेन हाइड्रोफिलिक होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्राइलेमुलर अपीयरेंस इसका दिखता है कि इसका 3 लेयर्स है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डायनामिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो फ्लूइड है, हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर का है, तो वो डायनामिक है, दैट इज कि वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है इस तरह से। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब यही है जो मैंने आपको जस्ट बताया, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर का। ठीक है, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, जो कि लिपिड में ज़्यादातर होता है। तो द मेम्ब्रेन्स आर असिमेट्रिकल। आप मत ये इस चीज़ में कंफर्म मत रहिएगा कि ऊपर में जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जितना कंटेंट आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का जितना कंटेंट आप देख रहे हैं, वो सेम आपको नीचे मिलेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दोनों में कंटेंट हमारा असिमेट्री होता है। इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जहाँ तहाँ हर जगह है। अगर कभी यहाँ पे आपको मौका मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने का तो आप देख के चौंक जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज अ रिसेप्टर्स एंड चैनल। द कार्बोहाइड्रेट्स आर लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ओनली। जो कार्बोहाइड्रेट है वो या फिर प्रोटीन के साथ मिला रहेगा या फिर मतलब दो तरह का प्रोटीन मैंने आपको बताया। एक प्रोटीन जो कि इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ठीक है, एक प्रोटीन जो मैंने आपको बताया जो रिसेप्टर की तरह होता है, इसको हम लोग पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी इसको कहते हैं। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर इसमें रहेगा, ठीक है, या फिर वो प्रोटीन के सरफेस पे रहेगा, दोनों प्रोटीन के सरफेस में, या फिर लिपिड के सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल में होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं।
Specific enzymes are located exclusively on the outside and inside of the membrane. It is true दोनों साइड में। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे GPCR, एडनाइल साइक्लेज जो होता है वो ये चीज़ को रेगुलेट करता है। अगर आप लोग BSc बायोटेक्नोलॉजी से किए होंगे तो फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसी में आप लोग को पढ़ाया जाता है सेल सिग्नलिंग। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसमें आप जो देखेंगे वो उसमें अलग एंजाइम्स होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया चैनल है। कुछ कुछ एंजाइम्स सिर्फ एक ही सरफेस पे, मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन आउटर पार्ट में है, और या फिर दूसरा एंजाइम इस पार्ट में है, जो कि एक्चुअली इसका फंक्शन कहाँ पर है, सेल सिग्नलिंग पे है। ठीक है, जैसे मैंने कंटेंट बताया 50% होता है लिपिड, प्रोटीन 50%, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ट्रेसेस में मिलता है। याद रखिएगा ये जो कॉम्पोजिशन है सेल टू सेल वेरी करता है। दिस इज आवर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं दिस इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज कंबाइंड विथ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड, द कॉम्बिनेशन इज विथ लिपिड। प्रोटीन्स देखिए, एक प्रोटीन मैंने आपको बताया जो कि चैनल की तरह है, और कुछ प्रोटीन्स जो है वो हमारा रिसेप्टर की तरह है। ठीक है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन्स के ऊपर में देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पर आ गया, ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे आ गया। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट विथ कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है हमारा। मैंने आपको बताया कि एक जो ये लिपिड होता है ये फॉस्फोलिपिड होता है। आप जानते हैं कि लिपिड जो हमारा है नेचर में क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। जितना भी लिपिड हम लोग आसपास देखते हैं, जैसे ऑयल हो गया, बटर हो गया, आप देखेंगे वो कभी भी पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं, मैंने आपको से प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 50% हमारा जो बॉडी में सेल है, ठीक है, जिसका सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है लिपिड से। तो आप खुद सोचिए, और आपने ये भी सुना होगा कि हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या होता है ना, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड। ठीक है, ये पार्ट है। जैसे लिपिड का भी कॉम्पोजिशन आप जानते होंगे, लिपिड दो चीज़ से बना हुआ होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, हेड जो पार्ट है वो है ग्लिसरॉल, और जो नीचे वाला पार्ट है जो टेल पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो यहाँ पर है ये कंबाइन कर जाता है विथ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और कुछ कुछ और जैसे कि लेसिथीन भी आ सकता है, लेसिथीन भी लगता है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि आई एम सॉरी इसके लिए, वेट, फॉस्फोलिपिड नहीं, ये फॉस्फेट है, आई एम सो सॉरी, फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो हेड है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट के प्रेजेंस से ये वाटर लविंग हो जाता है। और यही रीज़न है कि हमारा बॉडी जो है 70% वाटर से बना है। क्योंकि हमारा सेल, अब सेल अगर देखें तो सेल का दो लेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो पार्ट है, इधर वाटर रह सकता है क्योंकि हेड आउटर तरफ है। ठीक है, इधर भी वाटर रह सकता है क्योंकि हेड इनर के तरफ है। वाटर कहाँ नहीं रह सकता है, तो ये पोर्शन में वाटर नहीं रह सकता है। ठीक है, एक पार्ट और मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड का पार्ट होता है। वो यहाँ पे बीच में जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उस रीजन में ये कोलेस्ट्रॉल मिलता है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, कोई प्रोटीन चैनल की तरह काम कर रहा है और कोई प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। ये जो प्रोटीन है ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि चैनल की तरह यूज़ हो रहा है।
इसका और क्लोज व्यू है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिला हुआ है। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ट्रेसेस में होता है, और क्योंकि ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है तो इस दोनों को मिला के हम ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल्स ये है और हाइड्रोफोबिक हेड ये है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया फैटी एसिड, ठीक है। मैंने आपको हेड के बारे में बता दिया, क्या था यहाँ पे, ग्लिसरॉल था प्लस फॉस्फेट था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेल में क्या होता है, फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। आपने अगर फैटी एसिड पढ़ा है तो आपको पता होगा फैटी एसिड कार्बन हाइड्रोजन का एक लंबा चेन होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेट सिंगल सिंगल चेन है, ठीक है, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसका एग्जाम्पल आप अपने घर में या फिर पहले देखते होंगे, डालडा जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। और वैसे ही अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, एक ही डबल बॉन्ड आया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहने लगते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, पहले एक को मैंने स्ट्रेट दिखाया है और दूसरे को मैंने ऐसे टिल्ट करवाया है, क्योंकि इस पोजीशन पे ये कार्बन हाइड्रोजन का लंबा सा चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है जिसके वजह से ये टिल्ट हो जाता है, और ये जो स्पेस है हमारा लिपिड फॉस्फोलिपिड का वो खाली हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल उसमें आके फिल हो जाता है। यही रीज़न है हमारा मेम्ब्रेन का फ्लूइड होने का। हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइड क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह का इंटैक्ट रहता तो हमारा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही हार्ड रहता, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेरे मेम्ब्रेन है वो इस तरह से है, जिसके वजह से स्पेस मिल जाता है और इस स्पेस को फील करता है कोलेस्ट्रॉल, जिसके वजह से ज़्यादा फ्लूइडिटी हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग दिखाया है आपको, एक सिर्फ लिपिड फॉस्फोलिपिड का 25 एमस्ट्रॉन्ग है, नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये दोनों को मिला के 50 एमस्ट्रॉन्ग का ये होता है। क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं। The concept that membrane are fluid with protein floating in them like iceberg, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है embedded है वो फ्लोट करता है, ठीक है, was proposed by Sanger and Nicholson in their fluid mosaic model in 1972. This you need to remember. Yes, मैंने आपको बताया था कि डेवसन और डेनेली जो कि सैंडविच मॉडल दिए थे 1935 में, मैंने आपको मॉडल बना के दिखाया था। सैंडविच मॉडल में क्या था, उन लोग को लगता था पहले जो डेवसन एंड डेनेली है कि पहले है प्रोटीन का लेयर, इसके बाद दो लेयर है लिपिड का, और इसके बाद है प्रोटीन का, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब हमारा माइक्रोस्कोप और भी अच्छा हुआ, एडवांस्ड हुआ, मैग्नीफिकेशन उसका बढ़ा, तो क्या हुआ, पता चला कि एक्चुअली प्रोटीन का कोई लेयर नहीं है, प्रोटीन बल्कि ज़्यादा है हमारे लिपिड मेम्ब्रेन में, लेकिन लेयर सिर्फ दो ही हैं, लिपिड का ही लेयर है और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। ओके, चलिए सेम चीज फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज सच दैट, मैंने आपको बताया कोलिन, लेसिथीन ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोलिन containing phospholipids are mainly in the external layer and ethanolamine and serine containing phospholipid in the inner layer। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेट में, CSIR नेट में, कि जो बाहर का जो लेयर होता है, ठीक है, मैंने बताया फॉस्फोलिपिड बाई लेयर,
जो पहला का लेयर है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, फॉस्फोलिपिड में इसके सरफेस में जो एक्सटर्नल सरफेस है उसमें मिलता है कोलिन, ठीक है। मतलब क्या क्या रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा, फॉस्फेट रहेगा और साथ में कोलिन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा, फॉस्फेट रहेगा और सेरीन, या फिर एंड भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, अलग अलग वैरी करता है, तो प्लस कर देते हैं इथेनॉल अमाइन। क्लियर है? तो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा क्या कंटेंट है, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था। मोस्ट कॉमन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सिंपलेस्ट फॉस्फैटिडिक एसिड, मैंने आपको बताया लेसिथीन, ठीक है, सिफेलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल और कार्डियोलिपिन्स। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये कॉम्बिनेशन रहते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर लेसिथीन रहेगा, या फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट कोलिन रहेगा, ठीक है, या फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट फॉस्फेटिडाइल सेरीन रहेगा, वैसे ही इनोसिटॉल रहेगा या फिर कार्डियोलिपिन रहेगा। ये एक्चुअली डिपेंड करता है सेल टू सेल, ठीक है। वही हमारा जो भी सेल्स है वो सब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट, ज़्यादातर जैसे हमारा लीवर सेल्स अलग फंक्शन करता है, हार्ट सेल अलग फंक्शन करता है, हमारा किडनी सेल अलग फंक्शन करता है, ब्रेन सेल अलग फंक्शन करता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो डिफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। आउटर साइड में मैंने आपको बताया कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन रहने का चांसेस ज़्यादा होता है। नीचे वाले जो फॉस्फोलिपिड है उसमें फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको बोला है आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको बस कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। मैंने ये भी डिस्कस कर लिया है कि ईच लिप्टेड 25 एंगस्ट्रॉम थिक है, ठीक है। जो हेड पोर्शन सिर्फ अगर आप देखें, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है, हेड पोर्शन 10 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, जो टेल है वो 15 का है, तो ये जो 25 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 15 है टेल रीजन और 10 है हेड रीजन, और जो टोटल थिकनेस दोनों को मिला के 50 एंगस्ट्रॉम का होता है। The lipid bilayer show free lateral movement of its components, hence the membrane is said to be fluid in nature. Okay, fluidity enables the membrane to perform endocytosis and exocytosis. मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था what is endocytosis and exocytosis. Endocytosis वो होता है जब कोई भी पार्टिकल वेसिकल के थ्रू सेल के अंदर इंटर करता है, ठीक है, तो कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस मान लीजिए उसका कुछ भी प्रोसेस हुआ, उसको क्लीव किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो जब वो रिमेनिंग हो जाता है, या फिर एक्सोसाइटोसिस में कोई चीज़ नया बना, नया प्रोटीन बना, तो उसको डिलीवर किया जाता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। मतलब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आना और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर जाना। However, the components do not freely move from the inner to outer layer. Outer to inner layer, flip-flop movement is restricted. कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर में है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, कुछ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ कुछ चैनल्स होते हैं जो आउटर सरफेस इनर सरफेस में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है ये अलाउ है, मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, आगे के स्लाइड में। हाँ, जस्ट अभी आ गया, सॉरी। ड्यूरिंग अपोप्टोसिस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज पॉसिबल। अपोप्टोसिस क्या है? सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, जहाँ पे सेल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंटेन ऑन द मेम्ब्रेन ऑल्टर्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। हाँ, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल जितना होगा
ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल बाहर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा रिजिड होगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए, व्हेन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन बिकम लेस फ्लूइड, दैट इज कि वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा ऑन द आउटर सरफेस, बट मोर फ्लूइड इन द इनर पार्ट, मतलब जो नीचे का जो लेयर है वहाँ पे फ्लूइडिटी क्या होगी, कम हो, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे का लेयर में फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फ्लूइडिक हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आउटर जो सरफेस है उसमें क्या हो गया, रिजिडिटी आ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और रिजिडिटी जो है वो घट जाएगी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। यस, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो एट temperature below the Tm, melting temperature of cholesterol increases fluidity and thereby permeability of the membrane। तो जिस तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल का मेल्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से हमारा फ्लूइडिटी भी चेंज होता है। एट टेम्परेचर अबव Tm कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस फ्लूइडिटी, ठीक है। द नेचर ऑफ फैटी एसिड ऑल्सो इफेक्ट, जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये है हमारा टॉपिक। तो पहले हमने क्या देखा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तब फ्लूइडिटी जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। वैसे ही फैटी एसिड का भी, फैटी एसिड ऑल्सो अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। द मोर unsaturated cis fatty acid present, fluidity increases, ठीक है। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब ज़्यादा डबल बॉन्ड्स रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक डबल बॉन्ड्स के बारे में बताया था, हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड्स रहेगा उससे क्या होगा कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर उसका ज़्यादा होगा। द पेरिफेरल प्रोटीन एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बाइलेयर, जैसे मैंने आपको बताया पेरिफेरल एक्सटर्नल प्रोटीन, तो वो बाहर की तरफ ही होंगे। They are attached by ionic and polar bonds to polar head of the lipids। ये जो हमारा प्रोटीन है वो पोलर हेड से, क्योंकि पोलर हमारा जो वाटर में सॉल्युबल है वो उसी से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको अलग अलग मेम्ब्रेन्स का कॉम्पोजिशन के साथ उनका बताया है, परसेंटेज के कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, जिस हमारे सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन हमारा मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। कल ही मैंने बताया था आपको 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे तो ये मेम्ब्रेन यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मैंने आपको कल बताया था। तो सब में कितना कितना कॉम्पोजिशन है कोलेस्ट्रॉल का, लेसिथिन का, सेफेलिन का, फॉस्फेटिडाइलसेरिन का, स्फिंगोमाइलिन का और ग्लाइकोलिपिड्स का। जैसे हमारा जो मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कोलेस्ट्रॉल इसमें 20 है, लेसिथिन 19 है, सिफेलिन 12 है, सेरीन फॉस्फेटिडाइल सेरीन 7 है, स्पिंगोमाइलिन 12 है और ग्लाइकोलिपिड्स 10 है, ठीक है। वैसे ही ये डिफर करता है अलग अलग मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे फास्ट जाना होगा, आप जानते हैं कि ये क्रैश कोर्स है तो मैं सब चीज़ को कवर यहाँ पर नहीं कर पाऊँगी। Sphingomyelin and glycolipids cluster to form semi-solid patches called lipid rafts। तो लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं? लिपिड राफ्ट्स होता है वो पोर्शन जो ज़्यादा एक्टिव होता है सेल सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। इस तरह का एक पैच, एक सेंटर जैसा आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का काम, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इस एरिया में।
और इस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल सिग्नलिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और सिग्नलिंग उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लिपिड राफ्ट्स। देख रहे हैं, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। क्लियर है? पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स मैंने आपको बता दिया। कॉमनेस्ट इंटरैक्ट एक्सटेंसिवली विथ फॉस्फोलिपिड, मैंने जो बताया एक्सटर्नल जो प्रोटीन है वो बहुत ही कॉमन है और वो फॉस्फोलिपिड से कनेक्ट होता है। एम्बेडेड और स्पैन द एंटायर डिस्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो हमारा एक्सटर्नल प्रोटीन होता है, ठीक है, वो हो सकता है पूरी तरह से एम्बेडेड, जैसे आप फोटो से समझें। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि या फिर चैनल प्रोटीन भी हो सकता है। ये एक्चुअली अगर आप इस तरह से इसको देख रहे हैं तो ये लॉन्ग दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कंबाइन होके राउंड सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बनता है इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये एक्चुअली फोटो है, पिक्चर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, ग्लूट, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोटीन्स है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट में आएगा अमाइनो टर्मिनल और आखिरी में आएगा कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, वैसे ही और भी एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कुछ प्रोटीन जो है जो सिर्फ एक ही बाई लेयर, मतलब एक ही फॉस्फोलिपिड का लेयर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पेशली एंकर्ड विथ ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कनेक्टेड है और उसी के द्वारा ये फंक्शन करता है। ठीक है, ये पूरी तरह से देखिए इम्बेडेड नहीं है मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन देखिए इसका इतना पार्ट प्रोटीन है और ये जो पार्ट है ये फॉस्फोलिपिड एंकर्ड है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसका 3 सर्कल्स, जो भी रिसेप्टर होता है इसका 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, एक होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, एक होता है इसका ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट और एक जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोसोलिक रीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट इसका एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा पार्ट जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है और तीसरा जो है वो साइटोसोलिक रीजन है जहाँ पे सारा सिग्नलिंग का एक्टिविटी होता है। ये मल्टीपल पास के लिए ये चैनल प्रोटीन है। ये अगर आप देखें तो ये सिंपल सा हेलिक है, हेलिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये एक चैनल प्रोटीन है तो वो सिर्फ सिंगल पास या फिर एक को एंट्री कराएगा या फिर एक को एग्जिट कराएगा। आपने सुना होगा यूनिपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट क्या था, कोई एक ही डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल का अंदर आना या फिर बाहर जाना। ये मल्टीपल पास, ये सिम्पोर्ट कर सकता है एक ही टाइम पे, कोई मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है।